नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना गंगने और आवाज़ इंडिया के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का रणसंग्राम शुरू हो चुका है और ऐसे में हम पहुंचे हैं जोगेश्वरी पूर्व विधानसभा मतदार संघ में, जहां हम बात करेंगे शिंदे शिवसेना की उम्मीदवार मनीषा रविंद्र वाइकर। मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आवाज़ इंडिया में। सबसे पहली बात तो कि जोगेश्वरी पूर्व विधानसभा चुनाव क्षेत्र जो है वो जाना जाता है खास तौर पर वाइकर परिवार का एक गढ़ माना जाता है। इसके पीछे की वजह क्या है कि आपके पति हमेशा यहाँ से जीत कर आते हैं या शिवसेना का हमेशा ही यहाँ पे वर्चस्व रहा है? पति हमेशा मेरे जीत के ही आए हैं। 8 बार चुनाव लड़ चुके हैं। आज तक किसी ने यहाँ से 8 बार चुनाव लड़ा हुआ नहीं है। और वाइकर साहब नगर सेवक से लेके आमदार से लेके अब खासदार बन चुके हैं और मिनिस्टर भी रह चुके हैं बीच में समय में। तो हम जनता से हम लोग हमेशा मतलब ऑनेस्टी है और हमने जनता की सेवा उन्होंने हमेशा अपने तन मन से की है। तो कभी भी हम विश्वासघात नहीं करते जनता का। तो हमें जो विश्वास जनता को हमारे ऊपर है उसी विश्वास का फल है कि वाइकर साहब हमेशा यहाँ से जीतते हुए जा रहे हैं और जोगेश्वरी ये वाइकर साहब की है और वाइकर साहब की रहेगी। ऐसी क्या खास वजह है कि जोगेश्वरी हमेशा वाइकर परिवार का गढ़ रहा है? वही मैंने कहा ना कि हम लोगों ने हमेशा एक परिवार के जैसे हमें यहाँ पे जोगेश्वरी में हमने जो सेटअप किया हुआ है कि हर एक घर में कहीं भी किसी की समस्या हो, जैसे वाइकर साहब ने सामाजिक काम तो बहुत किए। अगर आप देखेंगे कि सोशल लेवल पे जितनी भी ज़रूरतें हैं यहाँ पे, रास्ते हो, जो ड्रेनेज फैसिलिटीज़ हो, जो टॉयलेट्स की सुविधाएं हों, घरों की सुविधा, अगर आप कहेंगे तो SRA के प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी हमारे यहाँ हुए हैं, नहीं ऐसे नहीं। मगर जैसे कि आप देखते हो कि पूरे बम्बई में अगर कुछ प्रॉब्लम्स है SRA डेवलपमेंट में तो एक आध दूसरा प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम हो सकती है, मगर जोगेश्वरी की जनता जो है वो हमारे साथ पहले से है, अब भी है और आगे भी रहेगी। शिवसेना शिंदे दल की जब उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई थी, पहली लिस्ट में तो उम्मीद था कि कोई और अन्य उम्मीदवार होगा या फिर वाइकर परिवार से ही होगा। दूसरी लिस्ट में आपका नाम था। क्या आपको उम्मीद थी कि आप ही को चुना जाएगा उम्मीदवार के तौर पर? नहीं, हमें कुछ उम्मीद तो अनएक्सपेक्टेडली मेरा नाम डिक्लेयर हुआ था, जबकि लोगों को ऐसे लगता था कि वाइकर साहब की बीवी है इसीलिए उसको दिया गया। मगर मैं खुद मांगने भी नहीं गई थी हमने, मगर एकनाथ शिंदे साहब को भरोसा था, उनको विश्वास था कि ये एरिया जो है वाइकर साहब का है। इन्होंने यहाँ पे काम किया है, जनता के साथ उनका रिश्ता अलग है, एक एक फैमिली की तरह वो लोग हमसे जुड़े हुए हैं। इतना भावनिक रिश्ता जो हमारे साथ लोगों का है वो उन्हें भी मालूम है। तो इसीलिए वो भी, उनको मालूम था कि वाइकर साहब के सिवा यहाँ पे कोई चेहरा दूसरा नहीं आएगा, इसीलिए उन्होंने मेरा नाम डिक्लेयर किया। और उसके बाद अगर उन्होंने अब मुझे अगर उम्मीदवारी यहाँ से दी है तो मेरा भी फ़र्ज बनता है कि उनकी इज्जत बरकरार रखे और यहाँ से जोगेश्वरी की जो माध्यम से जो मैं यहाँ पे उम्मीदवार दी गई हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि पूरी ताकत लगा के ये सीट हम लोग ही जीते। मैम, अगर आपके बैकग्राउंड की बात करें, आप जॉब करती थी, एज अ टीचर आप जॉब करती थी, लेकिन आपने कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में आपका कभी पार्टिसिपेट नहीं रहा। हालांकि आपके हस्बैंड जो है यहाँ से विधायक रह चुके हैं, नगर सेवक रह चुके हैं, लेकिन आपने एक्टिव पॉलिटिक्स में या शिवसेना के किसी भी पद आपने अभी तक नहीं संभाला। तो क्या टिकट मिला इसीलिए आपने पॉलिटिक्स में एंट्री की? मैंने कोई पद नहीं संभाला, इसका मतलब ये नहीं थी कि मैं राजकारण में नहीं थी। मैं जो भी जितना भी काम होता था, जो साहब आगे रहेंगे तो मैं उनके पीछे हमेशा के लिए खड़ी हूँ। और मैं ही थी जो मैनेजमेंट पार्ट, जो पूरा देखने का जो काम होता था वो मैं ही संभालती थी। तो पॉलिटिक्स में होना ना होना, यू कैन नॉट से कि आई वाज नॉट देयर इन पॉलिटिक्स। मैं हुई उनके साथ, 33 साल से हम लोग साथ में ही हैं और हर एक फील्ड में जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ी मैं वहाँ खड़ी हूँ। सिर्फ ये था कि मैंने कोई पद नहीं लिया था, इसलिए नहीं लिया। इसके पीछे वजह क्या थी? क्या रोल रहा था? ये नहीं थी, मैंने सोचा कि इतने सारे उम्मीदवार लोग रहते हैं, सब लेडीज़ लोग हैं, काफ़ी है, तो उन लोगों की जो लिस्ट इतनी नेवर एंडिंग थी, तो उसमें मैं अपना नाम और क्यों जोड़ूँ। अगर उनको चांस मिल रहा है, उनको आगे जाने का चांस मिल रहा है और वो सचमुच अपने घर बार से मतलब टाइम निकाल के वो लोग जा रही थी, तो मैंने सोचा उनको ही रहने दो। मेरा तो खैर, मेरा काम क्या है, पति का साथ देना, जो भी उनका हमारे एरिया के लिए जो भी पॉलिटिक्स या राजकारण में उनका जो भी फंक्शन हुआ, जो भी इवेंट हुआ, जो भी काम है जो वो उनको पूरा करना है, वो तो मैं कर लेती थी। उसके लिए मुझे कोई पद की ज़रूरत नहीं थी, तो इसीलिए मैंने कभी पद लिया ही नहीं। अगर ख़ास तौर पर बात करें कि आपने हमेशा सामाजिक माध्यम से जो है, सोशल माध्यम से आपने हमेशा काम किया है, तो अब तक आपकी जर्नी किस तरह से रही? एक
पत्नी के तौर पर, जो एक विधायक की पत्नी है के तौर पर, और एक टीचर के तौर पर क्या क्या रोल, या एक शिव सैनिक के तौर पर आपने अपने चुनाव क्षेत्र में क्या क्या काम किया है? एज अ टीचर तो आप कहेंगे तो वो तो शादी के पहले था। जैसे फिर यहाँ पे शादी के बाद फिर हमने घर पे ट्यूशन्स वगैरह लिए, और उसके बाद जब ये 92 में इलेक्शंस में लड़े, जब मतलब कॉरपोरेट काउंसिलर के लिए, तो उसके बाद जो मेरा रोल था वो जैसे ही लोग बढ़ते गए, लोग आते गए, एज अ फैमिली उनके साथ जो अपना फ्रेंड्स का होता है नाता, या जो एक पार्टी वर्कर होते हैं तो वो लोग आते हैं, तो उनके लिए एक फैमिली के लिए एक हेड होना, तो उनको कैसे उनके साथ अपना सहकार्य कैसे होना चाहिए, वो सब मेरे तरफ से होते रहता था। और जहाँ तक अब जो देखा जाए कि अब जो पॉलिटिक्स में आ गए हैं हम लोग, तो यहाँ पे मुझे हर एक लेवल पे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो मेरी मैत्री लेडीज़ एसोसिएशन, जो लेडीज़ लोग का एसोसिएशन एक फॉर्म किया है। हम लोग हमेशा क्या करते कि महीने में 2 बार हम लोग मिलते थे, एक दूसरे के साथ एंजॉय करते थे। यहाँ के एरिया की जितने भी हमारे जो बिल्डिंग लोकेलिटी के लोग हैं, जो शाखाज होती है, तो शाखा में हम लोग सब महिलाओं को एक साथ इकट्ठा लेते हैं। उनके लिए भी हम लोग हमेशा एक साथ मिलजुल के एक वीक में एक दिन होते हैं कि जो वो अपने उनके कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो हमसे शेयर करते हैं, उनका कुछ हम सॉल्व कर सकते हैं तो उनके लिए सॉल्यूशंस बताते थे, एंजॉय करते थे। तो हर एक माध्यम से हम लोग सबके साथ जुड़े हुए ही थे, और अब भी जुड़े हुए हैं। और अभी जो उम्मीदवारी के लिए गए हैं तो सभी लोग तो है ही हमारे पास, और हमारे पास इतने लोग हैं कि पूरी जोगेश्वरी की जनता आज मेरे साथ है, और मुझे विश्वास है कि वो मुझे पूरा जिता के ही छोड़ेंगे। एक बतौर एक महिला उम्मीदवार किस तरह से देखती है कि आपके और जो आपके पति है वाइकर साहब, उनके कामकाज में कितना फ़र्क रहेगा? एक विधानसभा में अगर आप चुन कर आती है तो किन मुद्दों पर आप काम करना पसंद करोगे? वो तो अभी मतलब ऑलमोस्ट सभी काम तो करते ही है, मगर एक महिला होने के नाते मैं सोचूंगी कि महिलाओं के लिए स्पेशली क्या कर सकते हैं। आजकल तो आप देख रहे हो कि डिफेंस के लिए, मतलब फॉर प्रोटेक्शन यू कैन से, तो जो उनको वो ज़रूरी है कि हर एक महिला कैसे सुरक्षित रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो वो पुलिस के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा प्रोटेक्शन हम कैसे उनको हेल्प कर सकते, वो मैं सबसे पहले कोशिश करूँगी। दूसरा मैं ये चाहती हूँ कि आज आप तो देखते हैं कि हमारे बाला साहब के जो विचारों के साथ हमारे जो मुख्यमंत्री साहब चल रहे हैं, उन्होंने जो बहनों के लिए जो योजनाएं लाई है, तो उनके माध्यम से उन्होंने हेल्प किया है उनको 1,500, 3,000, 4,500, 7, अब इतने रुपया। और अभी तो उन्होंने मतलब कल शायद उन्होंने डिक्लेयर किया है कि 2,100 रुपीज़ उनको हम देने वाले हैं। तो ऐसे बहनों को हम सक्षम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनका खुद का पैसा होगा तो उसके माध्यम से वो खुद ना खुद अपने लिए अगर कुछ रोज़गार करना चाहे या किसी को हेल्प करना चाहे तो वो हम करेंगे। अगर किसी महिलाओं को किसी चीज़ का प्रॉब्लम हो तो उससे भी हम लोग हेल्प करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी की बेटी का एजुकेशन का प्रॉब्लम है तो वो मैं कोशिश करूँगी। उसको अगर नौकरी की ज़रूरत है तो वो रोज़गार भी हम लोग देने की कोशिश करेंगे। किसानों के लिए तो उन्होंने किया ही है, जो फार्मर्स वगैरह जो गांव में जो उनको लाइट की जो बिल माफ़ किया है उनको, और अब तो देख रहे बम्बई में उन्होंने टोल माफ़ी भी की है। तो बहुत सारे मतलब बहुत अच्छे अच्छे निर्णय ये सरकार ने लिए हैं, और मुझे लगता है एज अ महिला आज मैं अगर यहाँ पे आऊँगी तो मैं इन सभी निर्णय को बहुत स्वागत करके अपनी सभी महिलाओं को उसका फ़ायदा लेने के लिए ज़रूर प्रोत्साहित करूँगी, और एक सबको इकट्ठा लेके हम चलेंगे। हो सकता है यहाँ पे जोगेश्वरी में महिला राज बहुत ज़ोरों से चला जाएगा, आ जाएगा। मैम, इसे कैसे देखती है कि एक तरफ जो है महायुति सरकार ने लाडली बहन योजना जो है उसकी घोषणा की, महिलाओं के बैंक खाते में पैसे चले भी गए। उसके बाद बीकेसी में महाविकास आघाड़ी की सभा होती है, वो लोग भी महालक्ष्मी योजना की घोषणा करते हैं, महिलाओं को मुफ्त बस सेवा देने की बात करते हैं। आप खुद जॉब कर चुकी है, आपको क्या लगता है कि महिलाओं के खाते में सीधे पैसे जाना और उनके स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना या उनको मौका उपलब्ध करा के देना, इसमें कितना अंतर रहेगा और ये कितना ज़रूरी है? नहीं, आज के डेट में अगर हम देखें ना तो हर एक, आज हम देखते हैं पॉलिटिक्स में है हम लोग कितने सालों से, मगर लोगों को क्या है, मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि आप तो पॉलिटिक्स में हो मगर जनता का कौन ख्याल रख रहा है। तो आप लोग बहुत बड़े होते जा रहे हो मगर जनता का ख्याल कौन देखेगा। तो मुझे लगता है इसी माध्यम से मुख्यमंत्री साहब ने सोचा होगा कि मैं मेरी महिलाओं को, मेरी बहनों को अगर पहला हफ्ता भी अगर मैं दे दूं बिना उन्होंने कुछ काम किए तो भी वो खुश रहेंगे। अगर रक्षाबंधन के दिन उन्होंने उनको दिया तो एक तरह से उन्होंने एक उनके लिए एक जो आशीर्वाद दिया है अपने बहनों के लिए, और लास्ट टाइम जो भाई दूज के दिन भी उन्होंने उनको लिए एक जो हफ्ता दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने बहनों को खुश करने के लिए
अपने मुख्यमंत्री साहब ने वो कोशिश की है और उन्हीं के माध्यम से आगे आगे उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपको कोई भी जो रोजगार उद्योग अगर चालू करना है तो आप बिना इंटरेस्ट के हम लोग आपको पैसा देंगे। तो वो भी तो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वो चाहे तो वो अप्लाई करके वो लोग कर सकते हैं। तो ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि काम पे ही जाए। अब एक्चुअली अभी देखा जाए तो जिस तरह से सभी लाड़की बहन योजना जो चल रही है उसके माध्यम से आज जब हम लोग बाहर घूमते हैं तो क्या देखते हैं कि सीनियर सिटीजन्स बहुत नाराज़ थे। तो वो कहते थे आप तो बहनों को दे रहे हैं तो हमारे बूढ़े लोगों को कौन देखेगा। तो इसीलिए मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे साहब है उन्होंने उनके लिए भी 1,500 की पेंशन स्कीम निकाली है और बिना पेंशन का भी उन्होंने उनके लिए अगर किसी को तीर्थ यात्रा पे जाना है तो उनके लिए पैसा देने की सुविधा की है। अगर किसी को जो 3 सिलेंडर की मुफ्त योजना वो उन्होंने की है। तो काफ़ी सारी और ओल्ड मतलब सीनियर सिटीजन्स के लिए अभी तो वो भी उनके लिए भी अलग मतलब पैसा उन्होंने चालू करने का सोचा है। सिर्फ ये है कि उनका अकाउंट नहीं होगा तो उनको किस तरह से किस माध्यम से उन्हें पहुंचाया जाए, ये थोड़ा सोचने वाली बात होगी अभी के सरकार में। शिवसेना की 2 शक्लें होने के बाद, शिवसेना में 2 दरारें होने के बाद जो है, ख़ास तौर पर क्योंकि आपके परिवार मातोश्री के भी बहुत करीब रहा है, ठाकरे परिवार के भी बहुत करीब रहा है, साथ ही साथ अब शिंदे परिवार के, मुख्यमंत्री शिंदे परिवार के भी बहुत करीब रहा है। नेतृत्व में कितना फ़र्क देखती है? हम तो हमारे लेवल पे काम करते हैं जोगेश्वरी में। हमारे लिए जो भी अभी जो पहले भी बाला साहब के विचारों के साथ ही चल रहे थे, अब भी बाला साहब के विचारों के साथ ही है। हम तो सबका रिस्पेक्ट करते हुए ही चल रहे हैं। हमारे लिए बाला साहब ही सबसे इम्पोर्टेंट है और हम लोग अभी तो है एकनाथ शिंदे साहब के पक्ष में है अभी। तो एज ए मुख्यमंत्री वो अच्छा ही काम कर रहे हैं, सभी जनता देख ही रही है। तो क्या आपकी भी ये मतलब एक शिव सैनिक के तौर पर, एक उम्मीदवार के तौर पर, क्या आपकी भी यही डिमांड रहेगी कि महायुति अगर चुनकर आती है, सत्ता में आती है, तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही रहे? ज़रूर, अगर हम उनके साथी है, अगर हम देखते हैं कि एक मुख्यमंत्री अपनी जनता के लिए 2.5 साल में उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट किया हुआ है, काफ़ी प्रोग्रेस किया है और लोगों को काम के माध्यम से, जैसे आप जानते हो कि वाइकर साहब भी काम के माध्यम से ही उन्होंने जनता को जीता है। तो उन्होंने भी किसी के लिए हर एक लेवल पे मतलब छोटे से छोटे बच्चे का हो, अगर वो देखा जाता है कि आजकल हमने तो बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं कि जहाँ कहीं अगर एक्सीडेंट भी हुआ है तो वहाँ वो उतर के खुद उन्होंने उस बच्चे को जाके हॉस्पिटल में अपने गाड़ी में डाल के भेज के दिया है। तो ऐसा कौन सा इंसान होगा जो इतना, अगर आप एक कॉमन मैन की तरह आज एक मुख्यमंत्री अगर काम कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा और जनता को क्या चाहिए? जनता को क्या चाहिए कि हमारा जो भी पॉलिटिशियन है वो हमारे साथ रहे, हमारे सुख दुख। जैसे यहाँ की जोगेश्वरी की जनता को मालूम है कि वाइकर साहब जो है वो जब भी हम बुलाएंगे वो हमारे पास आने वाले हैं। मिसेस वाइकर भी है तो एक मदर की तरह, एक बहन की तरह हमने सबका ख्याल रखा है। तो उनको मालूम है कि ये लोग रिलेशंस पहचानने वाले लोग हैं, हम रिश्ते निभाने वाले लोग हैं। हमने कभी रिश्ते तोड़े नहीं, हमने किसी का दिल दुखाया नहीं, हमने किसी को बुरा कहा नहीं और ना ही आगे कहेंगे। हमारा जो मोटो है, यही हमारा एजेंडा रहेगा कि हमने जो विकास का काम वाइकर साहब ने किया है, आगे भी मैं कोशिश करूंगी इसी जनता का काम करने की और एक फैमिली की तरह जोगेश्वरी के कुटुंब को संभाल के रखूंगी। लेकिन अगर बात करें, क्योंकि वाइकर परिवार का जोगेश्वरी की जनता के साथ बहुत अच्छा जुड़ाव है, लेकिन जैसे ही पार्टी जो बदली थी, जब पहले आप उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना में थे, उसके बाद आप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में चले गए, उसके बाद जो वोटों में फ़र्क दिखाई दिया कि महज 48 वोटों से जो है रविंद्र वाइकर अपनी सांसदगी बचा पाए। नहीं, एक्चुअली कैसे है कि इस बार जो वोटों का हुआ, आप सभी को तो सिर्फ हमारे लिए ही फटका नहीं पड़ा था कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान चेंज करने का फेक नैरेटिव उन्होंने जो स्प्रेड किया था, उसके वजह से अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी जी को भी ये इफ़ेक्ट हुआ था उनके वोट्स के माध्यम से। तो सिर्फ रविंद्र वाइकर को ही हुआ ऐसा नहीं हुआ। दूसरी ये बात थी कि जो उम्मीदवार थे हमारे, वो एक सांसद जो पिता था, उनके पिता थे, उसके बेटे थे। तो नेचुरली आज 15 साल से वो भी सांसद थे, तो उनका भी तो होल्ड था अपने एरिया पे। तीसरी ये बात है कि हमने कभी कोई भी चीटिंग की नहीं, क्योंकि जब भी हमारी वोटिंग की जो काउंटिंग हो रही थी तभी दोनों भी वो जो कैंडिडेट थे ऑपोजिशन वाले, वो तो वहाँ अंदर ही बैठे थे। हम दोनों, मैं और मिस्टर वाइकर जो थे, हम लोग मातोश्री में क्लब में ही बैठे हुए थे, हम तो वहाँ गए भी नहीं। जब टीवी पे डिक्लेयर हुआ कि 2300 से माध्यम से वाइकर साहब हार गए,
तो हमने देखा जब हम काउंटिंग किए जा रहे थे कि 1 लाख वोटों का काउंटिंग बाकी होने के बावजूद हम कैसे हार सकते हैं। तो जब 1 लाख काउंटिंग बाकी है तो हमने तुरंत गाड़ी निकाली और हम लोग काउंटिंग सेंटर पे पहुंचे। जब हम वहाँ पे पहुंचे तो वाइकर साहब ने वो आरओ से कहा कि आप तो बाहर तो डिक्लेयर कर दिया है कि मैं हार चुका हूँ। तो उन्होंने बोला देखिए वाइकर साहब आप बैठ जाइए, काउंटिंग अभी बाकी है, कुछ भी हुआ नहीं है, काउंटिंग जो भी होगा हमें पता नहीं, क्योंकि नेचुरली वो लोग अंदर तो कोई फ़ोन होता नहीं है। तो जो बाहर अननेसेसरी जो मीडिया वालों ने या जो भी माध्यम से, हमें पता नहीं है, मगर जिसने भी बैड मतलब झूठा जो फैलाया तो उसके माध्यम से जनता में उन लोगों ने जो बोलते हैं ना कन्फ्यूजन क्रिएट किया कि वाइकर साहब हार गए। इसके वजह से क्या हुआ कि सामान्य जनता जो थी वो बहुत परेशान हो गई कि उन लोगों ने कहा कि वाइकर साहब तो हार गए, हम लोग तो जीत गए। तो उन्होंने जो फेक नैरेटिव, जैसे आप संविधान का कहेंगे, मैं तो कहूँगी यहाँ पे भी उन्होंने झूठी कहा। और उसके बाद काउंटिंग हुआ तो आपको सभी को बताने में मुझे ये लग रहा है कि मशीन के माध्यम से हम लोग 1 वोट से कम थे, मगर जो पोस्टल बैलेट होता है वो मॉर्निंग में खुलता है। सुबह 8 बजे जिसका काउंटिंग हो चुका था उसमें हम लोगों को जितने वोट्स थे और सामने वाले के लिए जो जितने वोट्स थे उनका जो डिफरेंस था वो 49 वोट्स का था। 1 वोट मशीन का था, तो 48 वोट से हम लोग जीत गए। उसमें भी हमने कुछ भी नहीं किया क्योंकि पोस्टल बैलेट वॉज फेयर एंड इनफ। मॉर्निंग में ही सबको दिखाया गया था, जितने भी लोग थे वहाँ पे जो काउंटिंग के लिए बैठे वो लोग सब देख रहे थे। तो कहीं पे भी हमारे माध्यम, और जैसे कि उन्होंने कहा बाद में कि फ़ोन के माध्यम से फेक वोटिंग हो गया, अगर आप कहिए कि अगर ऐसा कुछ होता तो जो इलेक्शन ऑफिस से जो उन्होंने प्रेस नोट रिलीज़ किया कि उन्होंने कहा कि वो जो जिस मीडिया ने उन्होंने जैसे बोला था उन लोगों ने अपॉलॉजी उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। तीसरी ये बात है, अगर ऐसा कोई फ़ोन के माध्यम से अगर वोट दिया जाता तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 400 पार का जो नारा लगाया था, तो वो उससे भी मुझे तो लगता है उनको बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो अपने आप ही 500 तक भी पहुंच सकते थे ना। अगर ऐसा कोई हो सिस्टम अगर हैकिंग का होता है तो कोई भी कर सकता है। तो ये सब फेक न्यूज़ होती है। इंसान को हमेशा सच्चाई से रहना चाहिए, और इसीलिए रविंद्र वाइकर यहाँ पे क्यों परिचित है कि जो कहेंगे वही करेंगे। झूठ हम लोग कभी नहीं कहते, ना हम झूठ का कभी सहमति करते, कभी भी। वी नेवर एक्सेप्ट फॉल्ट्स, मतलब झूठ तो हम लोग एक्सेप्ट करते ही नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद झूठ नहीं बोलते तो हम क्यों ये करें दूसरे के बारे में। लेकिन लोकसभा में जिस तरह से वोटिंग को लेकर विवाद हुआ, कोर्ट में मामला चला गया, वही दोबारा ना हो, ना विवाद हो, फेयर इलेक्शन हो, यहाँ पर वोटिंग भी फेयर हो, इसके लिए आपके शिवसेना के माध्यम से या वाइकर परिवार के माध्यम से, उनके समर्थकों के माध्यम से क्या ऐसी यंत्रणा जो यहाँ पर लागू की जाएगी? नहीं, वो तो इलेक्शन नहीं, वो तो करते ही करेंगे ना इलेक्शन हाँ, कमीशन। लेकिन हम क्या करेंगे, हम तो फेयर चल ही रहे, हमने तो कभी झूठ किया ही नहीं। हमको जो भी करना है सामने जनता के सामने से कर रहे, और हमको रात रात को भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो अपोजिशन वाले कैंडिडेट है अभी जो है वो रातों को जाके लोगों को जगाता है, रात को 2 बजे 3 बजे, मतलब हम लोगों के कान पे आती है बात कि 2 बजे रात को आज ये एरिया में गया, 3 बजे उधर। तो ये ज़रूरत नहीं है। इंसानों को जो करना है फेयरली करे, वो मेरा कहना है। और हम लोग ऑनेस्टी से लड़ रहे हैं, भगवान अपने साथ है, जोगेश्वरी की जनता हमारे साथ है। हम तो यही चाहेंगे कि वो लोग विश्वास करें, वो सोचे कि जिस इंसान ने जोगेश्वरी का रूप बदला है उसी को याद रखे, और आगे चल के भी वही आदमी अपने काम में आएगा। ये सोचकर जोगेश्वरी की जनता मुझे भारी वोटों से जिता दे, ये मैं आशा करती हूँ और उनसे विनती करती हूँ। खासतौर पर अगर बात करें जोगेश्वरी में, 2 बड़े चैलेंज आपके सामने हैं। एक तो शिवसेना ठाकरे दल का भी उम्मीदवार दिया गया है अनंत नर, और दूसरी तरफ मनसे जो आपकी अभी पूरी तरह से अलायंस नहीं है लेकिन समर्थन तो आप ही को दे रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे मराठी वोटर्स या हिंदू वोटर्स कितने बढ़ सकते हैं, कितना चैलेंजिंग साबित हो सकता है? कह नहीं सकते, अभी हर एक के ऊपर है। आज कोई अलग बोलता है, अभी दिस इज पॉलिटिक्स, आई कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग। लोग आज क्या, मगर मुझे मालूम है मेरे साथ, हमारे साथ जो साथ में लोग हैं उनका मैं गारंटी बोल सकती हूँ, उनका मैं कॉन्फिडेंस दे सकती हूँ। बाकी जो पक्षों का है मैं उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकती। लेकिन 2 शिवसेना आमने सामने पहली हाँ, बार है ना, ऊपर है। से, फिर ये मन से हमारे भी लिए सामने है चैलेंज आपके। ही है। हम तो चैलेंज लेके ही चल रहे हैं, तो देखते हैं। तो आपके पास ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे कि जोगेश्वरी, हम तो हमेशा जैसे विकास हमारा के लिए- आपका वचननामा हमारे हाथ में है, जिसमें आपने कई यहाँ मतलब रेलवे से लेके आम पब्लिक के लिए काम करने की बात की है, तो कैसे अपने पब्लिक तक आप ये बात कन्विंस कर पाएंगे? क्या ऐसी चीज़ है कि लोग, जोगेश्वरी की जनता फिर एक बार वाइकर परिवार के साथ खड़ी रहे?
वो खड़ी रहेगी, क्योंकि हमें तो अभी आगे चल के एसआरए के सभी प्रोजेक्ट्स करने हैं, हमें पानी की समस्याओं को सुलझाना है, हमें हमारे गार्बेज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। जितने भी गार्बेज अगर हम देखते हैं तो सबसे मेरा पहला और अहम मुद्दा तो वही रहेगा। झोपड़पट्टी मुक्त जोगेश्वरी तो मैं करूँगी ही, कैंसर हॉस्पिटल का डेवलपमेंट तो होगा ही, मार्केट्स का होगा, हॉकिंग जोन का होगा, तो ऐसे अनेक अनेक मतलब जो प्रॉब्लम्स अगर होंगे तो वो मैं तो सॉल्व करूँगी। और महिलाओं के लिए सबसे पहला तो मैं महिलाओं को सुरक्षित और स्ट्रांग बनाऊंगी, वो मेरा पहला मुद्दा रहेगा। बाकी तो जनता होशियार है, उनको मालूम है किसे चुनना है और किसे नहीं चुनना है। और मैं तो मतलब लोगों से सिर्फ अपील कर सकती हूँ कि उन्हें मुझे मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए करके। अगर बात करें प्रचार तो हर पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है। आज प्रधानमंत्री भी जो थे महाराष्ट्र में है, लेकिन प्रचार में कई सारी ऐसी बातें कही जाती है कि विवादित बातें कही जाती है। खास तौर पर अगर जैसे आपने भी कहा कि फेक नैरेटिव संविधान को लेकर जो है विपक्ष ने फैलाया, तो इस पर देवेंद्र फडणवीस ने भी ये सवाल पूछा था कि राहुल गांधी जो है लाल रंग का संविधान लेकर जो है वो घूमते हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन दैट न्यूज़, आई डोंट नो। मतलब आज तक मैंने भी देखा नहीं है, मगर जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो जिन लेवल पे मुझे लगता है, जैसे कि सभी लोग कहते थे कि हर एक को अपना काम करना चाहिए, तो एक जो पंतप्रधान जी है उनको अपना काम करना चाहिए, डीएफ जो है उनको वो अपने काम में मतलब एक्सपर्ट है, तो उनको अपने लेवल पे जो वो कहते हैं करते हैं, तो उनको अपने कामों को करना चाहिए, हमें अपने लेवल पे करना चाहिए सोच के। महायुति के नेता ये भी कहते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, ये आजकल डायलॉग बहुत फेमस हो रहा है। तो लेकिन यहाँ डायलॉग्स में हम लोग विश्वास नहीं रखते, हम तो अपने कामों में विश्वास रखते हैं। हम काम के माध्यम से जनता तक पहुंच रहे हैं और जनता से अपील करते रहते हैं। तो कटेंगे तो बटेंगे, इस लाइन को कैसे देखते हैं? आई डोंट थिंक सो, बटेंगे या कटेंगे वो सब मुझे आइडिया नहीं है। मैं तो कहूँगी कि हमें अपने देश का हित देखना चाहिए, जो भी है, जो भी हिंदू हुआ, मुस्लिम हुआ, ईसाई हुआ, उनको अपने देश के लिए अभिमान होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर वो है तो ठीक है। तो जनता को मतलब आजकल ये बहुत ट्रेंड आ रहा है कि मतलब ये रंग है, ये समाज है, इस पर आपका क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि आपका जोगेश्वरी जो चुनाव क्षेत्र है, इसमें अल्पसंख्यक की संख्या बहुत कम है, लेकिन आदिवासी कुछ एरिया भी है आपके यहाँ पे, तो उनके लिए क्या किया जा सकता है? आदिवासियों के लिए तो बहुत साहब ने किया हुआ है उनके लिए, तो और आगे भी करेंगे उनके लिए, जो भी ज़रूरी है उनके लिए, जो समाज के अंदर वगैरह उनको चाहिए, उनको जो एजुकेशन के लिए अगर स्कूल कॉलेजेस की ज़रूरत हो वो भी साहब करेंगे। मतलब मैं खुद करूँगी, अभी तो उन्होंने तो किया हुआ ही है, मगर अभी आगे मेरे लेवल से भी मैं करूँगी। और एमपी के लेवल पे एज एन एमपी लेवल, तो फ़ायदा ये होगा कि एक खासदार और आमदार अगर साथ में मिले तो मुझे लगता है जोगेश्वरी की जनता की तो चल पड़ेगी, निकल पड़ेगी सब कुछ उनके लिए। तो खास तौर पर अगर महाराष्ट्र में आपको क्या लगता है कितनी सीटें जो है महायुति की आएंगी? हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि महायुति की सीट्स ज़्यादा से ज़्यादा आए, ताकि ऐसे मुख्यमंत्री हमें मिले और जनता के हित में वो फैसला लेते रहे, जनता खुश रहे, और महायुति का ही जो चीफ मिनिस्टर हो और वो हमारे साथ रहे, और मुझे भी जीत मिले, ताकि मैं उनके लिए कंट्रीब्यूशन रहूँ कि एक सीट मेरी भी उनके लिए काम में रहेगी। लेकिन कई जगह हम लोग देख रहे हैं कि मन से भी शिवसेना के लिए इतना ही चैलेंज, मतलब शिवसेना के सामने शिवसेना तो है ही, लेकिन मन से भी इतना बड़ा चैलेंज आपके सामने है चैलेंज तो लेकिन है। राज ठाकरे ये भी तो कहते हैं कि हमारी मदद से जो है भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। तो फिर आप ही सोचिए कि वो उनके जो स्टेटमेंट्स पे आप लोगों को क्या लगता है, वो आप लोग सोचिए। हमारे लिए तो सभी मतलब जो हिंदू है सभी एक ही है, फिर वो मनसे के हो, महायुति के हो, हम लोग सब एक साथ ही हैं। तो जनता को सोचने दीजिए कि उन्हें कौन सा उम्मीदवार चाहिए, फिर वो उनका हो हमारा हो, वो जनता सोचेगी। जनता तो होशियार होती ही है, उनको सब मालूम होता है कि उन्हें कौन सा उम्मीदवार को चुनना है। खास तौर पर अगर महायुति की सरकार फिर से सत्ता में आती है, क्योंकि वाइके परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है, अच्छी लीड आपको यहाँ से मिलती है, तो क्या मंत्री पद के लिए भी दावा रहेगा? नहीं, अभी तो कुछ सोचा नहीं ऐसे, वो क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में भी आऊँगी। तो आगे तो भगवान की मर्ज़ी, जो होगा देखा जाएगा। ऐसी तो किसी चीज़ की आशा मुझे नहीं है। सिर्फ ये चाहती हूँ कि अब मैं खड़ी हूँ तो मैं पूरे मेजॉरिटी से जीतूँ। धन्यवाद मैम हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ ही जोगेश्वरी पूर्व की शिवसेना शिंदे दल की उम्मीदवार मनीषा रविंद्र वाइकर, जिन्होंने आवाज़ इंडिया से बातचीत करते हुए उम्मीद जताई है कि उनकी जीत ज़रूर होगी।